नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों और उपन्यासों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली नारायण आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सतीश से मिलने के बाद भी सावित्री का सच सतीश के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। बिहारी सब कुछ जानकर भी चुप है और सावित्री को लेकर सतीश और उपेंद्र के बीच जो गलतफहमी की गहरी खाई खिंच गई है, वो क्या कभी दूर हो पाएगी? इन्हीं प्रश्नों के साथ आइए सुनते हैं श्री शरद चंद्र जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन का अगला अध्याय। सतीश दबे पांव यथासंभव आवाज न करते हुए रसोई घर को चला गया। लगता है किरणमयी राह ही देख रही थी। सतीश के दरवाजे पर आते ही उत्सुक भाव से पूछा, यह क्या देवर जी, घर में आकर बाहर ही क्यों खड़े थे? और यह आंख मुंह कैसे भयानक हो रहे हैं? रात को सोई नहीं हो क्या? सवाल के आते ही सतीश के कानों में पहुंचते ही उसका मुंह क्रोध से लाल हो उठा और फिर मानो किसी ने उस पर राख फेर दी। वह बोला, हाँ, सारी रात जगकर उसे लिए हुए मौज बहार लूट रहा था। सुनकर संतोष तो हुआ। आगे यहां न आऊं, यही ना? किंतु उस कमीने उपेंद्र बाबू को बोल दो कि मुझसे पूछा जाता तो मैं सच्ची बात ही बतलाता। संसार में उनको छोड़कर सच्ची बात बोलने वाले और लोग भी हैं। इसके अतिरिक्त शायद भयवश मुझे झूठ बोलना पड़ता कि वह मेरी कोई नहीं है। इतना कहकर ही सतीश लौट चला। अकस्मात सतीश का ऐसा भाव, ऐसा अत्यंत उग्र कंठ स्वर, किरणमयी जैसे दिग्ज्ञान शून्य हो गई हो। सतीश बड़े कमरे का दरवाजा पार करके जा रहा है, यह देखकर किरणमयी परेशान हो गई और बाहर आकर पुकारा, जाओ नहीं देवर जी, सुनो। सतीश लौटकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहा, सुना ना कि क्या हुआ है? भाभी, सच कहता हूं, वह इतना छोटा आदमी है यह मैं स्वप्न में भी नहीं समझता था। जहां वह होगा वहां मैं नहीं रहूंगा। आज समझ पाया हूं कि क्यों पिताजी ने उस प्रकार की चिट्ठी लिखी थी। किंतु उस क्षुद्र आदमी से कह देना कि मैं उसे ग्रहण भी नहीं करता। किरणमयी ने कहा, किसे? क्या कह रहे हो देवर जी? ठीक कह रहा हूं भाभी, ठीक कह रहा हूं। उसे कहने से ही वह समझ जाएगा। किंतु आज तुमसे भी कह देता हूं, बिना दोष अपराध के तुम्हारे घर का दरवाजा मेरे मुंह के ऊपर बंद कर दिया गया। किंतु एक दिन समझोगी कि सतीश चाहे जितना छोटा है, उस पर विश्वास करके कभी कोई ठगाया नहीं गया। और एक बात उसे कह देना कि उसकी जितनी भी इच्छा हो, दिल लगाकर मेरे सर्वनाश की चेष्टा कर ले, किंतु मैं उसे मुंह न दिखाऊंगा, वह भी मुझे अपना मुंह न दिखाए। एकाएक सतीश दरवाजे की ओर देखकर रुक गया और दूसरे ही क्षण मुंह फिराकर आंधी की तरह रवाना हो गया। उसी की दृष्टि का अनुसरण करके किरणमयी की दोनों आंखें पत्थर की मूर्ति के समान स्तब्ध उपेंद्र के ऊपर जा पड़ी। शोरगुल सुनकर वह रोगी की शैया के पास से उठ आए थे और कमरे का किवाड़ जरा हटाकर खड़े खड़े सुन रहे थे। किरणमयी के मन में एक बार आया कि मामला क्या है, इसे उपेंद्र जानना चाहेंगे। किंतु उन्होंने कोई बात ही नहीं कही, चुपचाप किवाड़ बंद करके भीतर खिसक गए। किरणमयी के विस्मय की सीमा नहीं है। यह क्या कांड है? सतीश अपने उपेंद्र दादा का इस प्रकार उन्हीं के मुंह पर अपमान कैसे कर गया? किस लिए? वह रसोई घर में लौटकर हाथ के कामकाज सपनावशिष्ट की भांति करने लगी। किंतु मन के अंदर एक गंभीर क्षुब्ध विस्मय हजारों रूप धरकर निरंतर चक्राकार घूमता हुआ फिरने लगा। उसके घर में इतनी बड़ी विपत्ति आसपास ही मंडरा रही है।
क्षण भर के लिए वह इसे भी भूल गई। सिर्फ यह सोचने लगी, कल संध्या के बाद सतीश बासी लौट गया था। उसके बाद इस एक ही रात में ऐसी क्या घटना घट गई कि वह ऐसा उन्मत्त आचरण करके चला गया। इतने पर भी उपेंद्र ने एक बात भी जानी नहीं चाहिए। उसके मन में आया कि कुछ देर के लिए उपेंद्र के कठोर सूखे मुंह के ऊपर एक दुस्सह विस्मय फूट पड़ा था, किंतु वह सत्य था या केवल उसके मन की कल्पना थी, इसे कौन जान सकता है। उपेंद्र लौटकर रोगी की शैया के पास अपने पूर्व स्थान पर पुनः आ बैठे। स्वभाव से ही वह शांत प्रकृति के आदमी हैं। सहसा किसी के पक्ष या विपक्ष में कोई राय नहीं देते। जब कल रात सुरबाला इत्यादि को ज्योतिष के घर पहुंचा देने के बाद गंभीर रात में अकेले हारान के कमरे में प्रवेश किया था और उस समय हारान के श्वास कष्ट को बहुत बुरी तरह बढ़ा हुआ देखा था, तब वह सहज निर्मल विचार शक्ति उनमें नहीं थी। हारान को अंदर से होश भी है या नहीं, इसका अनुमान करना भी कठिन था। चारों ओर देखने पर वह किस भीषण रूप से ठगे गए हैं, फिर भी जैसे कहीं और व्याकुलता नहीं है। इसके पहले उपेंद्र ने 2-1 मृत्यु शैयाएं अपनी आंखों से देखी थी, किंतु उसमें इसमें कितना अंतर है। रोगी के सिरहाने की तरफ एक प्रदीप उसी तरह म्लान टिमटिमाता हुआ चल रहा है। मां कमरे के एक कोने में चटाई बिछाकर सो गई है। केवल किरणमयी जागती बैठी है, किंतु उसके व्यवहार या कंठ स्वर में जरा सी भी शंका या घबराहट के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं। इससे तो यही मालूम पड़ता है कि उसे निश्चय हो गया और वह पति की मृत्यु की राह देखती हुई ही बैठी है। मां का भाव भी कितना निर्विकार है। वह तो अपने ही रोग और रुग्ण देह को लेकर अस्थिर है। कल रात उपेंद्र ने मानो अच्छी तरह यह देख लिया कि न केवल मृत्यु की कोई विभीषिका इन दोनों स्त्रियों के लिए नहीं रह गई है, बल्कि बांध के समान उन्होंने इस छोटे परिवार के सुख दुख के प्रवाह को ही रोक रखा है। इससे अंदर ही अंदर उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। चाहे जैसे हो, इस अवरोध से मुक्ति पाने पर ही वह बच पाएंगे। उपेंद्र अब भी किरणमयी को पहचान नहीं पाए हैं। ऐसा अवसर ही उनको नहीं मिला, किंतु सतीश ने पहचान लिया था। जब हारान के बुलाने पर ये लोग पहले दिन इस घर में आए थे, उस रात के किरणमयी के व्यवहार को सतीश न केवल भूल गया था, बल्कि अपने रूखे आचरण के लिए अपना शत अपराध स्वीकार कर और उसके लिए लज्जा प्रकट करके उसने क्षमा मांग ली थी और क्षमा प्राप्त कर भाई के स्थान पर हो गया था। किंतु उपेंद्र के मन में उस दिन जो दाग पड़ गया था वह तो बना ही रहा। कल रात की स्मृति ने उस घाव पर काली रेखा खींचकर अस्पष्टता के लिए कोई अवकाश ही नहीं छोड़ा। इन दोनों स्त्रियों के बारे में इतने दिनों तक उनके मन का भाव अंदर अंदर किस प्रकार का था, इसे अपने आप भी अभी तक विचार करके वह स्थिर नहीं कर पाए थे। यह बात जितनी भी बार मन में आई है, उतनी ही बार उसने उसे दबा दिया है। किंतु पिछली रात को घर में प्रवेश करने के बाद अपने ही साथ वकालत करने के लिए समय नहीं रह गया। एक क्षण में ही उनके अप्रसन्न चित्त में मां के विरुद्ध वितृष्णा और स्त्री के विरुद्ध घृणा भर गई। उसकी थोड़ी ही देर बाद किरणमयी गरम चाय का प्याला लिए जब कमरे में आई, तब उपेंद्र ने रोगी के ऊपर ही अपनी दोनों आंखें गड़ा रखी और जब उसने बड़े आदर पूर्वक प्याला उनके सामने रखा, तब उसे छूने में भी उनका समस्त अंतःकरण संकुचित हो उठा। सुबह अघोरमयी को उपेंद्र के आने जाने की आहट नहीं मिली। उस समय वह नीचे अपने निजी कार्यों में मग्न थी। अब इस समय दबे पांव घर में प्रवेश करके लड़के की ओर देखकर रोने लगी। किसी ने उन्हें सांत्वना नहीं दी,
किसी ने उन्हें चुप रहने को नहीं कहा। हठात चाय के प्याले पर उनकी नजर पड़ गई। उन्होंने रोने से स्वर में ही सवाल किया, क्यों भैया, चाय तुमने नहीं पी? उपेंद्र ने संक्षेप में कहा, नहीं। अघोरमयी बहुत व्यग्र हो गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, सारी रात तो जगते रहे हो। इनके साथ यदि कहीं तुम भी बीमार हो गए तो मैं किसी तरह बच नहीं पाऊंगी उपेंद्र। उपेंद्र ने बात नहीं की, केवल अघोरमय के मुख की ओर एक अत्यंत विरक्त दृष्टि डालकर पुनः रोगी की ओर देखने लगे। यह हठवादिता खत्म हुई डॉक्टर के पास आ जाने से। डॉक्टर साहब 2-3 मिनट की परीक्षा के बाद अपना अंतिम जवाब दे गए और यह भी भरोसा दिला गए कि इस रात में रोगी के मरने की कोई संभावना नहीं जान पड़ती। उस समय प्रातः 10 बजे थे। किरणमयी जरा पास आकर मीठे स्वर में बोली, आपको एक बार वहां जाकर तब लौटने की जरूरत भी तो है। उपेंद्र ने बिना किसी ओर देखे कहा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वे सब जानते हैं। किरणमयी ने कहा, तब भी एक बार हो आइए, अभी तो कोई भय है नहीं, जाकर स्नान और थोड़ा विश्राम करने के बाद लौट आ सकते हैं। उपेंद्र ने कोई बात नहीं कही। किरणमयी ने मृदु परंतु दृढ़ स्वर में कहा, जरा विचार कर देखिए, स्नानाहार किए बिना उपास करके आमने सामने बैठे रहने से तो कोई फल होगा नहीं। गाड़ी से आए हैं, कल सारी रात जगकर बिताई है, फिर उस पर आज सारे दिन और इतनी रात तक बैठे रहे हैं, इससे बीमार हो सकते हैं। देवर सतीश भी नहीं है इस समय। इसके अतिरिक्त आप सचमुच बहुत थके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं बैठती हूँ, आप तुरंत जरा घूम टहलाइए, बात मानिए, उठिए। सहसा उपेंद्र ने मुंह उठाकर देखा और फिर दृष्टि नीचे कर ली। इस तरह इतनी बात किरणमयी ने और कभी उनके सामने नहीं कही थी। उपेंद्र ने किसी तरह देखे बिना सवाल किया, आप लोगों का आज किस तरह बीतेगा? किरणमयी ने कहा, यह बात क्यों पूछते हैं? हम लोगों के लिए आज जो दुख का दिन है उसमें तो कोई हिस्सा बटा नहीं सकता, किंतु आप अब और विलंब ना करें, इसी समय उठ जाएं। सच्ची बात कहने का यह कैसा अद्भुत किंतु शांत और कठोर ढंग है। क्षण भर के लिए उपेंद्र ने अपनी विस्मय से फैली हुई दोनों आंखें पूरी तरह किरणमयी के मुंह पर लगा दी। सबसे पहले आंखों में पड़ी उसके मांग की उज्जवल सिंदूर रेखा, स्त्री के सौभाग्य का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन। इस जीवन का परम श्रेय अब भी चिन्ह रहित नहीं हुआ है। सौभाग्य का समस्त गौरव वहन करते हुए वह अब भी बना है। प्रबल श्वासोच्छ्वास से उपेंद्र का सारा शरीर कांपकर झुक गया। किरणमयी ने इसे देखा, किंतु इसका आभास तक उसके मुंह पर प्रकट नहीं हुआ। बोली, आप उठिए, मैं थोड़ा दूध तो पिला दूं। उपेंद्र ने खिसक कर बैठते हुए कहा, दवा? किरणमयी ने व्यंग पूर्वक स्वर में टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, अब उसकी जरूरत नहीं है। कितनी ही दवाइयां जोर जबरदस्ती करके खिलाई है, अब खिलाना नहीं चाहती। उपेंद्र ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। दवा की अनावश्यकता वह स्वयं भी कुछ कम नहीं समझते थे। पति को दूध पिलाने के बाद उसके फिर से अनुरोध करते ही वह उठ खड़े हुए और यह कहकर कि स्नान भोजन करके जल्दी ही आता हूं, दरवाजे की ओर बढ़ गए। किरणमयी ने मीठे स्वर में प्रश्न किया, आने के समय देवर सतीश डेरे पर हो तो क्या उन्हें लेते आइएगा? उपेंद्र लौटकर खड़े हो गए। पूछा, क्यों? किरणमयी ने कहा, मेरे पास तो कोई आदमी है नहीं कि उनके बासे में भेज दूं, इसलिए कह रही थी कि आप यदि एक बार। सहसा उपेंद्र के मन में यह बात आई
कि इस बुलवाने के प्रस्ताव द्वारा विशेष रूप से ही उसे ही खोंचा मारा गया है। इसलिए कड़वे स्वर में प्रश्न किया, क्या आपको उसकी कुछ विशेष आवश्यकता है? वह कंठ स्वर और उसका तात्पर्य किरणमयी से छिपा नहीं रहा, किंतु कुछ कहकर अपने कंठ स्वर द्वारा उन्होंने उसे बढ़ाया नहीं, केवल इतना कहा, बुरे समय में तो मुझे सभी की आवश्यकता है उपेन बाबू। इसके अतिरिक्त वह हठात क्यों आपके ऊपर उस प्रकार क्रोध करके चले गए, यह भी तो मैं नहीं जानती। इसी से सोचती हूँ कि एक बार उन्हें बुलवा भेजने की चेष्टा करना क्या अच्छा नहीं होगा? उपेंद्र ने मन ही मन खींच कर कहा, आप उसके लिए उद्विग्न ना हो, वह तो मेरा ही बंधु है। हम लोग अपनी बुराई भलाई स्वयं ही समझ लेंगे। फिर भी यदि आपको विशेष काम हो तो उसके पास आदमी भेज सकता हूँ। मुझे खुद जाने का तो समय नहीं मिलेगा। नारी के विषय में उपेंद्र के मन में परिवर्तन होने का समय आ गया। आज उन्हें मन ही मन स्वीकार करना पड़ा। स्त्रियों संबंधी उनकी जानकारी में बड़ी भारी भूल थी। ऐसी नारियां भी हैं जिनके सामने पुरुष का गगनचुंबी सिर अपने आप झुक जाता है। रास्ते में चलते चलते वह इस बात की जितनी भी आलोचना करने लगे, उतना ही उनका मन आक्षेप से भर उठा। सतीश को इतना प्यार करने के कारण ही आज उसके ऊपर उपेंद्र की वितृष्णा की मानो सीमा नहीं थी। उसने जो अपराध किया है उस पर किसी और दिन विचार किया जाएगा, किंतु आज जो सतीश खुलकर उनके मुंह पर उनको चिर दिन के अधिकृत बड़े भाई के सम्मानित आसन से अहंकार पूर्वक नीचे गिरा गया है और जिसे ऐसा करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं हुआ, उसका दुख सब दुखों के ऊपर होकर उपेंद्र के कलेजे को बेध गया। सतीश को बुलाने का अप्रिय कार्य जाते हुए राह में ही पूरा कर देना चाहिए कि नहीं, इसी का निश्चय करते करते भाड़े की गाड़ी ज्योतिष साहब के घर के सामने आ खड़ी हुई। फाटक के अंदर प्रवेश करते ही उपेंद्र की उत्सुक दृष्टि मकान की दक्षिण दिशा में 2 तल्लों के एक हिस्से पर जाकर अटक गई। उपेंद्र ने मुंह बढ़ाकर देखा, जिसकी वह निश्चित रूप से आशा कर रहा था वही है। खुली हुई बड़ी खिड़की को पकड़कर एक स्तब्ध प्रतिमा मानो इसी रास्ते पर समतल मन प्राण फेंक कर खड़ी है। इतनी दूर से अच्छी तरह देखना संभव ना होते हुए भी उनके मन की आंखों ने उस खिड़की पर खड़ी महिला के होठों की हल्की फड़फड़ाहट से लेकर आंखों में रुके आंसुओं तक को देख लिया। उनकी इतने क्षणों की चिंता, ज्वाला, अभिमान और अपमान के घात प्रतिघात की वेदना मिट गई और सिर्फ यह बात मन में उठ खड़ी हुई कि सुरबाला ने सारी रात और यह सुबह से अब तक का समय न जाने कैसे काटा है। लगता है सरोजनी को खबर लग गई। वह तुरंत भागकर बाहर बरामदे में आ गई और उपेंद्र को देखते ही उसके नयनों में और मुंह पर हंसी की छटा छा गई। उनके गाड़ी से उतरते ना उतरते ही वह बोल उठी, बाहर 1 मिनट भी नहीं, तुरंत ऊपर चलिए। उपेंद्र यथासाध्य गंभीर मुंह बनाकर कारण पूछते हुए भी स्वयं हंस पड़े। तब सरोजनी ने हंसते हुए कहा, अच्छे आदमी को कल रात आप हमारे जिम्मे कर गए थे। न स्वयं सोई न मुझे सोने दिया। सारी रात गाड़ी की आवाज पर कान लगाए और खिड़की खोलकर देखती रही। यह क्या आप चिट्ठी लिखने बैठ गए? नहीं नहीं, यह नहीं होगा। एक बार दर्शन दे आइए, फिर जो इच्छा हो कीजिए, अभी नहीं। बाहर के बरामदे में एक छोटे टेबल पर लिखने की साज सामग्री रखी हुई थी। उपेंद्र ने एक कागज उठाते हुए कहा, चिट्ठी लिखने के बाद जो कहोगी करूंगा, किंतु उसके पहले नहीं। 5 मिनट से ज्यादा ही लगेगा। मन हो तो जाकर खबर दे सकती हो। सरोजनी उसी तरह हंसती हुई बोली, मेरे खबर देने की जरूरत नहीं, उन्होंने मुझे बाहर खबर देने के लिए भेजा है। अच्छा, 5 मिनट में खड़ी रहूंगी, आपको संग लेकर ही जाऊंगी। उपेंद्र और कुछ जवाब न देकर
चिट्ठी लिखने लगे। लिखते लिखते उनके मुंह के ऊपर व्यथा और विरक्ति के जो चिन्ह प्रकट हो रहे थे, उन्हें पास ही खड़ी होकर निरीक्षण करती सरोजनी भी नहीं देख पाई। पत्र समाप्त करके उसे बंद करने और पता लिखने के बाद उपेंद्र ने मुंह उठाया। कोचवान ने सरोजनी से बताया कि गाड़ी तैयार है। उपेंद्र ने पूछा, आप बाहर जा रही हैं? सरोजनी ने कहा, हाँ, मैंने अपना छोटा पियानो मरम्मत करने के लिए दिया था, उसी को देखने जा रही हूँ। उपेंद्र ने खुश होकर कहा, पता लिखा है, जरा कष्ट करके यह चिट्ठी साइज से भिजवा दीजिएगा। इतना कहते हुए उपेंद्र ने सरोजनी के फैले हुए हाथ पर चिट्ठी रख दी। सरोजनी कुछ देर चिट्ठी के सरनामे की ओर देखती रही। यह 2 लाइन का नाम ठिकाना पढ़ने में समय नहीं लगता। उसके बाद कहा, इस बार सतीश बाबू मेरे मकान पर क्यों नहीं ठहरे? वह तो हम लोगों के साथ आया नहीं। सतीश तो पहले से निरंतर यहाँ ही है। खबर सुनकर सरोजनी चौंक पड़ी। सरोजनी ने अपनी लज्जा दबाकर सहज भाव से बोलने की चेष्टा की। इतने दिनों से इधर ही है, परंतु कभी इस तरफ आए भी नहीं। उपेंद्र अनमने होकर कुछ और बात सोच रहे थे। अब बोले, जान पड़ता है कि आप लोगों का ध्यान उसे नहीं है। बात कितनी सहज थी, किंतु एक प्राणी के कानों को न जाने कितनी कठोर लगी। अच्छी बात है, दिवाकर कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रहा है। वह भैया के साथ घूमने हाईकोर्ट गए हैं। चलो, पहले आपको साथ लेकर भीतर पहुंचाऊं, कहकर सरोजनी ने घर के अंदर प्रवेश किया। 20 मिनट बाद जब लौटकर वह गाड़ी में बैठी और आदेश के अनुसार गाड़ी सतीश के डेरे की ओर रवाना हुई, तब अंदर बैठी सरोजनी का हृदय कांपने लगा और गाड़ी जितना ही आगे बढ़ती गई, उतना ही हृदय का कंपन बढ़ता गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी सतीश के डेरे के सामने आकर रुक गई और साइस चिट्ठी हाथ में लेकर उतर गया। साइस ने लौटकर बताया, बाबू कलकत्ते में नहीं है, 10 बजे की गाड़ी से अपने गांव चले गए हैं। बात सुनकर एक बार उसका निवास अपनी आंखों से देख लेने की दुर्दमनीय इच्छा उसके मन में हुई, जिसका कारण वह स्वयं भी ठीक तरह से समझ नहीं पाई। दूसरे ही क्षण वह गाड़ी से नीचे उतर आई और फिर एक बार दरवाजा खुलवाकर भीतर गई। सतीश और किरणमयी के ऊपर विरक्ति और अभिमान उपेंद्र में चाहे जितना अधिक हो, उसे प्रधानता देकर कर्तव्य की अवहेलना करना उनके स्वभाव में नहीं है। इसलिए आहार आदि के बाद पथरिया घाट वाले घर में लौटने की इच्छा जरूर थी, किंतु गहरी और भयानक थकावट ने आज उन्हें परास्त कर दिया। फिर सुरबाला इस तरह रोककर खड़ी हो गई कि उसकी उपेक्षा करके जाना असाध्य हो गया। कई घंटे के बाद जब उनकी उत्कंठापूर्ण नींद टूटी, तब ज्यादा समय नहीं रह गया था। भड़बड़ाकर उठ बैठते ही पास की तिपाई पर रखी चिट्ठी पर दृष्टि पड़ी। उठाकर देखा, चिट्ठी वैसे ही बंद है। जिस कारण हो वह सतीश के हाथ तक पहुंची नहीं। आहट पाते ही सुरबाला ने कमरे में आकर कहा, सतीश देवर जी यहाँ नहीं है, 10 बजे की गाड़ी से घर चले गए हैं। खबर सुनकर उपेंद्र के मुंह पर स्याही फिर गई। पहले ही स्मरण आया कि इस अपरिचित नगर में हारान की आसन्न मृत्यु संबंधी सब कार्य अकेले उन्हीं को संपन्न करने होंगे। ओह, वह कैसा काम है, कितना दारुण और भीषण है। लोगों को बुलाकर साथ सामग्री एकत्र कर सद्य विधवा और जननी की गोद से उनकी एकमात्र संतान को खींचकर ले जाना। इस मर्मांतक शोक के दृश्य की कल्पना करके ही उनका सर्वांग पत्थर जैसा भारी और समस्त चित्त पथरिया घाट के विरुद्ध मुंह करके खड़ा हो गया। अपने अनजाने में ही अंदर अंदर वह सतीश के ऊपर कितना निर्भर करने लगे थे, वह इस समय अभिमान और अपमान के पर्दे को भेद कर दिखाई पड़ गया।